नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। फादर स्टैन स्वामी बेल के लिए इंतजार करते रह गए और अस्पताल में निधन हो गया और इसके बाद दो धड़ों में बहस छिड़ गई। एक कहता है स्टैन स्वामी का निधन नहीं हुआ, राज्य ने उनकी हत्या कर दी, और दूसरा कहता है कि स्टैन स्वामी पर लगे आरोप गंभीर थे और ऐसे में उन्हें रियायत नहीं दी जा सकती थी। स्टैन स्वामी अब नहीं रहे तो ये सवाल अब गौण हो गया, लेकिन इस सवाल में अभी दम है कि भीमा कोरेगांव केस में जिस तरह एक के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके गंभीर आरोपों में मामले दर्ज हुए, आखिर उनका आधार क्या है। और इसलिए आज हम बड़ी खबर में भीमा कोरेगांव मामले को विस्तार से समझेंगे। इसके अलावा बात होगी देश के राजभवनों में चले म्यूजिकल चेयर के खेल की और कैबिनेट विस्तार से पहले अटकलों, दावों और आपत्तियों से गर्म बाजार की। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। पटौदी में महापंचायत हुई थी संडे के दिन, और उसमें जो रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं उसको लेकर एक मुद्दा था, जिसमें करीब 500-600 लोग जो हमारे संज्ञान में आया है उतने लोगों ने शामिल होकर उस पर कुछ वार्तालाप की है। और इस संबंध में हमारे पास अभी तक किसी प्रकार की ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट आने पर हम लोग उसके ऊपर लीगल ओपिनियन लेते हुए कार्रवाई अमल में लाएंगे। सर, किसने ये महापंचायत की थी, क्या था ऑर्गेनाइजर, वो कौन थे वो लोग? जी, 3-4 गांव के हमारे यहाँ के सरपंच थे और एक सूरजपाल अमूजी भी थे। तो ये लोग इसमें जो मेजर जो उन्होंने स्पीचेस दी थी वो लोग इन्वॉल्व थे। सर, एक और वीडियो वायरल हो रहा है जब सीए का विरोध चल रहा था तब जामिया में आके उसने फायरिंग की थी, उसने भी काफी ज्यादा हेट स्पीच दी है। उसके बारे में क्या कोई कंप्लेंट आई अभी तक? क्या कोई अभी तक आपके तक संज्ञान में आया? जी, मेरे संज्ञान में अभी तक कोई वीडियो नहीं आई है, और जहाँ तक बात, हमारे पास कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है इस संबंध में कि कोई वीडियो वायरल हुई है हमारे यहाँ पटौदी से। तो जैसे ही कोई कंप्लेंट आएगी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। पहले से हमें इंटीमेशन थी कि इस तरह की महापंचायत होगी, तो हम लोगों ने पहले से ही दोनों ग्रुप से, हिंदू एंड मुस्लिम ग्रुप्स को अपने कॉन्फिडेंस में लिया था कि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। उनसे हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए थे, मीटिंग्स की थी लगातार हमारे एसएचओ से लेकर हमारे लेवल तक। एंड जिस दिन ये महापंचायत हुई है उस दिन भी पुलिस पूरी सतर्क थी, पूरी तरह से फोर्स डिप्लॉयड थी, और जो सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फोर्स डिप्लॉय की थी ताकि कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। सर, क्योंकि इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा वायरल कर जाती हैं और चीजें जो है वो हाथ से निकल जाती हैं जब अगर एकदम से वायरल करना शुरू करें, तो क्या सोशल मीडिया पर भी नजर रखी हुई थी किस तरह से? बिल्कुल जी, पूरी हमारी गुड़गांव पुलिस की पूरी नज़र थी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, ताकि किसी भी तरह की अगर ऐसी कोई प्लानिंग है जिससे कि वायलेंस हो सकती है, कोई कम्युनल वायलेंस बिगड़ सकती है यहाँ पे एरिया में, तो उस पर हमारी पूरी तरह से नज़र थी और पुलिस पूरी तरह मुस्तैदी से उन्होंने महापंचायत का ऑर्गेनाइजेशन करवाया था। ये वरुण सिंगला है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस मानेसर। कह रहे हैं कि सूरजपाल अमू की महापंचायत की जानकारी थी, तैनाती भी की थी, लेकिन अभी तक कोई शिकायत नहीं मिलेगी उसके बाद डेप्यूटी कमिश्नर साहब लीगल ओपिनियन के बाद ही कार्रवाई करेंगे। मजेदार बात यह है कि डेप्यूटी कमिश्नर साहब ये भी कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर उनकी नज़र थी। ये बात या तो झूठ है या फिर जिन अधिकारियों को ये काम करने के लिए रखा गया था वो काम नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हरियाणा पुलिस के मौके पर तैनात जवानों ने ज़रा भी कान खोले होते तो वो सुन पाते कि हरियाणा भाजपा के प्रवक्ता सूरजपाल अमू और जामिया मिलिया इस्लामिया में छात्रों पर गोली चलाने वाले, खुद को राम भक्त बताने वाले गोपाल ने वहाँ कैसे भाषण दिए। वहाँ साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे, लेकिन कम्युनल वायलेंस पर नज़र रखने का दावा कर रहे डेप्यूटी कमिश्नर साहब तक ये बात पहुंची ही नहीं। एक दिन बीत गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन अब तक साहब शिकायत के इंतजार में है। ऐसे में ये सवाल पूछा ही जाएगा कि क्या हरियाणा पुलिस ने स्वतः संज्ञान जैसी किसी चिड़िया का नाम सुना है, या फिर ये सिर्फ सरकार के आलोचकों के लिए ही काम में लाया जाता है। सूरजपाल अमू और रामभक्त गोपाल समस्या का सिर्फ एक पहलू है। उनकी करतूतों पर आंख मूंदने वाले सरकारी कर्मचारी कट्टरता फैलाने के इस खेल में बराबर के हिस्सेदार हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब तक वो तस्वीरें हमारे सामने क्यों नहीं हैं जिसमें हरियाणा पुलिस अपना काम करते दिख रही हो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में नए मामले आए 34,703, ठीक हुए मरीजों की संख्या 51,864 और मौत का आंकड़ा 553।
इन सबको मिला दें तो देश में अब तक ज्ञात कुल मामले हो चुके हैं 3,06,19,932। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 2,97,52,294 और कुल मौत का आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा, 4,03,281। संक्रमण के आंकड़े हम देख रहे हैं लगातार नीचे आ रहे हैं, लेकिन देश के सभी हिस्सों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। आज असम ने अपने 7 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। इसमें से एक जोरहाट भी है, जो ऊपरी असम का सबसे बड़ा शहर है। सरकार का कहना है कि यहाँ पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। केरल भी अपने 6 जिलों में टेस्टिंग बढ़ाने वाला है, क्योंकि यहाँ प्रतिबंधों के बावजूद संक्रमण का स्तर नीचे नहीं आया। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर अब भी सीमित रूप में कुछ इलाकों में बनी हुई है, लेकिन ये बात शायद उत्तराखंड सरकार के कानों तक नहीं पहुंची। तभी तो उत्तराखंड सरकार 4 धाम यात्रा रद्द करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि 4 धाम यात्रा की अनुमति देना त्रासदी को बुलावा देने के बराबर होगा। उत्तराखंड में इसी साल हुए कुंभ के आयोजन में बड़े पैमाने पर कोविड गाइडलाइंस तोड़ी गई थी और फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनवाने के उदाहरण भी सामने आए थे। इतना ही नहीं, मेले से देश के अलग अलग राज्यों में लौटे कई लोग बाद में ट्रेस ही नहीं हो रहे थे। जब प्रशासन ने जोर लगाकर खोज पड़ताल की तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग कोविड पॉजिटिव भी मिले। चलिए, राज्यों के प्रयास और रियायत की मांगों के बीच कुछ और पहलुओं पर बात करते हैं। कोरोना महामारी अगर एक आपदा है तो क्या इसके पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? इस सवाल पर खूब चर्चा, नेतागिरी और सुनवाई हो चुकी है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश भी दिया कि उसे मुआवजे की रकम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मार्फत तय करनी होगी। देश में दिल्ली और बिहार जैसे कुछ राज्य पहले ही मुआवजे का ऐलान कर चुके हैं। आज दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपनी ओर से मुआवजे के लिए पोर्टल लॉन्च किया। संक्षेप में मुआवजे का ऐलान किया। क्या है ये? कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को 50,000 रुपए की सहायता। अगर परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हुई है कोरोना के चलते तो हर महीने 2,500 रुपए, और जिन बच्चों ने दोनों माता पिता को खो दिया उन्हें 25 साल तक हर महीने 2,500 रुपए। दिल्ली सरकार इन बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाएगी। इस योजना में उन बच्चों को भी पात्र माना जाएगा जिनके किसी एक अभिभावक की मृत्यु कोरोना से हुई और दूसरे अभिभावक का पहले ही किसी दूसरे कारण से निधन हो गया था। इस मुआवजे के लिए दिल्ली के रहवासी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एसडीएम की टीम भी परिवार के निवास पर जाकर आवेदन करवाने में मदद करेगी। केजरीवाल ने आश्वासन दिया कि कागजात में कमी का बहाना बनाकर लोगों को लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। जिन जिन लोगों के घर में मौत हुई है सबके घरों में दिल्ली सरकार का एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव जाके उन लोगों से ये फॉर्म भरवाएगा और उन लोगों से रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आज मैं उन लोगों से स्पेशली कहना चाहता हूं कि जब आप उनके घरों में जाएंगे आपको उनकी स्क्रूटिनी नहीं करनी है, उनके कागजों में नुक्स नहीं निकालना है, आप उनके कमियां निकालने के लिए नहीं जा रहे। ये कागज नहीं है जी आपके पास तो ये कागज नहीं है, आपके पास तो ये कागज नहीं है, इसीलिए आपका केस तो हो नहीं सकता, आपका केस तो रिजेक्ट किया जाता है। ये नहीं करना बिल्कुल। तो कुछ भी करके आपको ये करना है। जैसे मैंने बताया भी, कोरोना से अगर मौत हो गई, अब अगर कोरोना की वजह से डेथ हो गई तो उनको ये मुआवजा मिलना चाहिए। दूसरी सुर्खी बनी एक फोन कॉल से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14वें दलाई लामा को फोन पर शुभकामनाएं दी, क्योंकि आज दलाई लामा का 86वां जन्मदिन है। 2013 के बाद से ये पहली बार है कि प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई दी हो। 2014 से अब तक उन्होंने बस दलाई लामा की तरफ से आई बधाइयों पर धन्यवाद प्रेषित किया। टिप्पणीकारों ने ध्यान दिलाया कि जब तक भारत चीन के साथ अच्छे संबंधों को स्थापित करने में दिलचस्पी ले रहा था, तब तक दिल्ली ने इस बात का ध्यान रखा कि चीन को बेवजह नाराज न किया जाए। लेकिन लद्दाख में चीन की घुसपैठ के बाद दिल्ली का रुख बदला है। प्रधानमंत्री द्वारा दलाई लामा को भेजी शुभकामनाओं और इस कदम के सार्वजनिक ऐलान को इसी तरह देखा जा रहा है। भारत ने दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थियों को अपने यहाँ जगह दी। धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार भी चलती है, लेकिन बीते कई वर्षों से चीन के दबाव के चलते भारत तिब्बत के मुद्दे पर अपेक्षाकृत नरमी थामे था। पिछले साल गलवान घाटी में हुए संघर्ष में हमारे 20 जवानों को खोने के बाद भारत का रुख कुछ बदला, लेकिन तब भी दलाई लामा को बधाइयाँ नहीं भेजी गईं, क्योंकि तब चीन और भारत की फौज के पीछे हटने को लेकर बातचीत चल रही थी। इस साल भारत ऐसी किसी झिझक के चक्कर में नहीं पड़ा, लेकिन इसे चीन को भेजे कठोर
कोड संदेश की तरह देखना कुछ जल्दबाजी भी हो सकती है, क्योंकि लद्दाख में अब भी अप्रैल 2020 से पहले वाली स्थिति नहीं है। शुरुआती दौर के डिसएंगेजमेंट को छोड़ दें तो चीन की फौज अब भी भारतीय इलाके में डटी है। भारत की तरफ से भी तैनाती कमोबेश जस की तस है। ये स्थिति एक बधाई संदेश से ज़्यादा प्रभावित होने वाली नहीं है। तीसरी सुर्खी बनाई केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले हुई नए राज्यपालों की नियुक्ति और तबादलों ने। इस फेरबदल में सबसे ज्यादा चर्चा मिली नरेंद्र मोदी की कैबिनेट का हिस्सा सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के कर्नाटक के राज्यपाल बनाए जाने पर। मध्य प्रदेश से आने वाले गहलोत राज्यसभा के सांसद हैं, 2019 से सदन में भाजपा के नेता भी। इसके साथ ही गहलोत भाजपा के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी हैं, लेकिन अब वो महामहिम हो गए तो 3 जगह ओपनिंग आ गई हैं। राज्यसभा में 1 सीट, कैबिनेट में 1 पद और संसदीय बोर्ड में 1 सीट। अब ये चर्चा जोरों पर है कि क्या मध्य प्रदेश कोटे से ज्योतिरादित्य सिंधिया को कैबिनेट में लिया जाएगा। वैसे एक मत ये भी है कि सिंधिया को सीधे कैबिनेट में न लेते हुए शायद राज्य मंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो अभी पार्टी में नए हैं। लेकिन इस मत का वजन कुछ कम है, क्योंकि राज्य मंत्री तो ये यूपीए सरकारों में रह चुके हैं। गहलोत के साथ 3 और नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। इसमें पहला नाम है हरि बाबू कंभमपति का, जो अब मिजोरम के राज्यपाल होंगे। हरि बाबू विशाखापट्टनम से सांसद रहे हैं और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। दूसरा नाम है मंगूभाई छगनभाई पटेल, ये अब मध्य प्रदेश के राज्यपाल होंगे। आदिवासी समाज से आने वाले पटेल गुजरात कैबिनेट का हिस्सा रह चुके हैं। तीसरा नाम है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, वो अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे। अर्लेकर गोवा भाजपा अध्यक्ष रहने के अलावा गोवा के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा कुछ राज्यपालों के तबादले हुए। PS श्रीधरन पिल्लई मिजोरम से अब गोवा के राजभवन भेजे गए। सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा से त्रिपुरा और रमेश बैस त्रिपुरा से झारखंड। इसके अलावा बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल से हरियाणा भेजे गए हैं। आप इन नियुक्तियों को भारत में राजभवनों की व्यवस्था में आए डोमिनो इफेक्ट की तरह समझ सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट माने जब कोई एक चीज़ किसी पर गिरे और फिर वो चीज़ किसी और पर, और इस तरह श्रृंखला चलती है। तो आज हुए तबादलों के बाद हिमाचल को नए राज्यपाल मिले। उनके लिए जगह बनाने के लिए हिमाचल के पुराने राज्यपाल चले गए हरियाणा, हरियाणा के राज्यपाल चले गए त्रिपुरा, त्रिपुरा के चले गए झारखंड, और यही खेल मिजोरम और गोवा के राजभवनों के बीच भी हुआ। राजभवनों में नियुक्तियों को अक्सर नेताओं के पुराने सत्कर्मों के फल के रूप में देखा जाता है। तो आज वाली नियुक्तियों को म्यूजिकल चेयर की तरह भी समझा जा सकता है। अब आप पूछेंगे म्यूजिकल चेयर है तो फिर म्यूजिक बंद होने के बाद कुर्सी से महरूम कौन हुआ। ऐसे 2 नाम हैं, झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला। कुछ मामले ऐसे थे जहां एक एक राज्यपाल के पास 2-2 राज्यों का प्रभार था। मिसाल के लिए आनंदीबेन पटेल, जो यूपी के साथ साथ MP की भी राज्यपाल थी, अब आनंदीबेन सिर्फ यूपी की राज्यपाल होंगी। इसी तरह भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल थे, अब सिर्फ महाराष्ट्र के राज्यपाल होंगे। वैसे असली म्यूजिकल चेयर दिल्ली में खेला जाएगा, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार होना है। नए मंत्री आएंगे, हो सकता है पुराने मंत्रियों के विभाग बदलें, हो सकता है कुछ के इस्तीफे भी हों, और इसके लेकर दावेदारी का खबरों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जिन्हें उम्मीद है वो अपने इलाकों के दौरे आनन फानन में रद्द कर दिल्ली पहुंच रहे हैं। वैसे अब एनडीए के घटक दलों की तरफ से दावेदारी भी शुरू हो गई है। जनता दल यूनाइटेड के बिहार अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा पार्टी अब केंद्र सरकार का हिस्सा बनेगी। 2019 में जेडीयू मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुई थी। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू ने 4 पद मांगे, लेकिन टिप्पणीकार कहते हैं कि ऐसा होने की संभावना कम है। 2 नाम हैं जो बार बार लिए जा रहे हैं, RCP सिंह और लल्लन सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी से पहले रामविलास पासवान कैबिनेट में थे। उनके जाने के बाद लोजपा 1 पद की आस लगाए है, लेकिन चिराग पासवान ने कह दिया कि अगर पशुपति पारस को लोजपा सांसद रहते हुए मंत्री बनाया जाएगा तो वो अदालत चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर पारस को मंत्री बनाना है तो निर्दलीय या जेडीयू कोटे से बनाया जाए। ये दोनों गुटों के बीच, पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच झगड़ा चल रहा है। इसी तरह असम के मुख्यमंत्री रहे सर्बानंद सोनोवाल को भी केंद्र में पद दिया जा सकता है। सोनोवाल हाल में असम विधानसभा चुनाव में जीत के बावजूद हेमंत बिस्व शर्मा के लिए जगह खाली कर चुके हैं। पहले भी असम का मुख्यमंत्री बनने से पहले वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं। बीजेपी कर्नाटक में खेमेबाजी से परेशान है। संभव है कि वहां से भी पार्टी किसी चेहरे को केंद्र में जगह दे। अटकलों में एक नाम बंगाल से भाजपा सांसद निशीथ प्रामाणिक का भी है। वो चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री के साथ बांग्लादेश के दौरे पर भी गए थे। इसके अलावा नाम चल रहा है जो बहुत ऑब्वियस सा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिसके बारे में हमने आपको बताया। उत्तर प्रदेश से कौन से नाम होंगे, इसको लेकर खूब सुर्खियां चल रही, अटकलें। लेकिन देखिए अटकलों का क्या है कि मैं आपको शाम रात तक बताता रहूं, कल तक कुछ सही हो जाए, धप्पा हो जाए, कुछ ध्वस्त हो जाए, मतलब नहीं। तो कल जब नाम आ जाएंगे, क्योंकि हमने जिस भी बड़े नेता से बात की, सबने कहा देखिए सिर्फ मोदी जी को पता है और HM यानी
अमित शाह जी को पता है कि किसकी बारी लगने वाली है। बाकी बहुत सारे लोगों के बारे में इंटेलिजेंस की इंक्वायरी की गई है, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जब तक पत्ता खुलता नहीं तब तक पता नहीं कि दुक्की है कि इक्का। और शो खत्म होते होते खबर आ गई कि बुधवार को शाम 5:30 बजे नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद का विस्तार होगा। अब विस्तार में कौन से नाम आएंगे, कौन से जाएंगे, सबके बारे में कल के लल्लन टॉप शो में विस्तार से बताएंगे। चौथी सुर्खी की तरफ चलते हैं। ये जम्मू कश्मीर से आई महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी। इसने आज कहा कि वो जम्मू कश्मीर में चल रहे डीलिमिटेशन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेगी। पार्टी ने जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी को एक चिट्ठी भेजी, लिखा कि परसीमन की प्रक्रिया का नतीजा पहले से तय माना जा रहा है, इससे लोगों का और नुकसान होगा। उनको आसान बनाने के लिए लोगों का जीवन कोई कदम नहीं उठाए गए। और 24 जून को प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक एक फोटो ऑप थी। अब देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक ये कि पीडीपी की जो अपनी हार्ड लाइन वाली पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से उन्हें इस चीज़ का विरोध करना ही होगा। दूसरा, कश्मीर के राजनीतिक दलों को ये लग रहा है कि डीलिमिटेशन के बाद अगर जम्मू का वजन बढ़ जाएगा तो फिर कश्मीर का सियासी रसूख कितना कायम रहेगा। डीलिमिटेशन की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में एक कमीशन बनाकर किया जा रहा है। इसने आज से जेएनके का दौरा शुरू किया। इससे चर्चा के लिए आयोग से 10 पार्टियों को न्योता भेजा गया। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत 9 पार्टियों ने न्योता कबूल लिया और पीडीपी कुट्टी किए बैठी है। इसका मतलब गुपकार गुट की एक बड़ी घटक पार्टी ने परसीमन आयोग से सहयोग का फैसला लिया और दूसरी ने इनकार किया। 24 जून को तो इनकी बैठक हुई। बैठक के बाद खफा खफा नजर आए और उसके बाद 5 जुलाई को बोले कि हम इस रवैये से खुश नहीं हैं। आखिरी सुर्खी का संबंध ट्विटर से है। यस, इट्स बैक इन न्यूज। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज कंपनी को फटकार लगाते हुए कहा कि वो रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर यानी कि शिकायत अधिकारी की नियुक्ति में मनमाना वक्त नहीं लगा सकती। ट्विटर ने 31 मई को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया था कि उसने 28 मई को ही शिकायत अधिकारी नियुक्त कर दिया था, लेकिन अदालत को यह नहीं बताया गया कि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था। ट्विटर ने जिन लोगों को नियुक्त किया उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। अदालत ने कहा, देश का कानून ट्विटर पर भी लागू है। शिकायत अधिकारी की नियुक्ति न करके कंपनी कानून का उल्लंघन कर रही है। केंद्र ने सुनवाई के दौरान ध्यान दिलाया कि ट्विटर को नियमों पर अमल के लिए 3 महीने का वक्त मिला था। यानी अभी ट्विटर बनाम सरकार ये चलता रहेगा। जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। 5 जुलाई को 84 साल के फादर स्टैन स्वामी की मौत हुई। मौत होने तक जेल से रिहाई नहीं मिली। बीमारी ज्यादा बढ़ी तो कोर्ट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और वहीं मौत हुई, लेकिन जमानत नहीं दी गई। 81 साल के वरवरा राव 2 साल से जेल में थे, बीमार थे, फिर भी कई बार जमानत खारिज हुई। जब हालत ज्यादा खराब हुई तो इस साल फरवरी में जाकर 6 महीने की जमानत मिली। गौतम नवलखा जमानत के लिए हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अर्जी दी, हर जगह से खारिज। उन्हें अब जेल में 1 साल से ज्यादा हो गया। ऐसे 16 नाम हम आपको गिना सकते हैं। गौतम नवलखा, स्टैन स्वामी, वरवरा राव, ये सब 3.5 साल पहले तक अपराधी नहीं माने जाते थे। समाज के प्रतिष्ठित नाम थे, देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं माने जाते थे। लेकिन फिर 3.5 साल पहले एक केस दर्ज होता है और ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। आज हम उसी एल्गार परिषद केस की बात करेंगे, जिसमें अभी कोई दोषी साबित नहीं हुआ, फिर भी आरोपियों को जमानत तक नहीं मिली। स्टैन स्वामी और वरवरा राव जैसे 16 एक्टिविस्ट को एल्गार परिषद केस में आरोपी बनाया गया था। एल्गार परिषद कोई संगठन नहीं है, एक रैली का नाम एल्गार परिषद रखा गया था। ये रैली 31 दिसंबर 2017 को महाराष्ट्र में पुणे के शनिवार वाड़ा में हुई। भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं बरसी के मौके पर यह रैली रखी गई। पुणे शहर से 19 किलोमीटर दूर शिरूर तहसील में भीमा कोरेगांव है। वहां 200 साल पहले हुए युद्ध पर क्यों सेलिब्रेशन हो रहा था, ये समझने के लिए थोड़ा सा इतिहास में झांकना होगा। साल 1817 के आखिर में भीमा कोरेगांव में पेशवा बाजीराव की सेना और अंग्रेज सेना में युद्ध हुआ। युद्ध में अंग्रेज सेना की तरफ से महार रेजिमेंट भी लड़ी। युद्ध के नतीजों को लेकर अलग अलग राय है। एक हिस्से ने इस युद्ध को पेशवाओं पर अंग्रेजों की जीत माना, जिसका श्रेय महार रेजिमेंट को गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध में मरने वालों की याद में भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ भी बनवाया। इस युद्ध के लगभग 100 साल बाद भीमा कोरेगांव को भीमराव अंबेडकर ने दलितों की अस्मिता का केंद्र बनाया। भीमराव अंबेडकर भी महार समाज से आते थे। उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार थे, लेकिन अंग्रेजों ने 1892 में महार रेजिमेंट में नई भर्ती करना बंद कर दिया। 1927 में अंबेडकर ने पहली दफा अंग्रेजों के सामने सेना में महारों की भर्ती बहाल करने की मांग रखी और इस सिलसिले में वो पहली बार भीमा कोरेगांव आए। यहाँ उन्होंने महार युवकों से अपनी क्षत्रिय परंपरा को जारी रखने की अपील की और इसके बाद कई दफा उनका दौरा हुआ।
1941 में अपने एक भाषण में अंबेडकर ने भीमा कोरेगांव का जिक्र करते हुए कहा कि इस जगह महारों ने पेशवा को हराया था। ब्राह्मण पेशवाओं पर दलितों की जीत के तौर पर भीमा कोरेगांव की लड़ाई को स्थापित किया गया और यहाँ हर साल शौर्य दिवस मनाया जाने लगा। अब आते हैं 2017 के साल में। भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं बरसी के पहले दिन 31 दिसंबर 2017 को बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन हुआ। देश भर से सामाजिक कार्यकर्ता और दलित नेता इस रैली में जुटे। एक तरह से इस कार्यक्रम को सत्ता के खिलाफ एल्गार या हिंदी में कहें तो यलगार का रूप दिया गया, जिसमें लोकतंत्र, संविधान और देश बचाने की बात कही गई। हैदराबाद में खुदकुशी करने वाले दलित छात्र रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने रैली का उद्घाटन किया। इस रैली में अंबेडकर के पोते और महाराष्ट्र के दलित नेता प्रकाश अंबेडकर, गुजरात से विधायक जिग्नेश मेवानी, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल, जेएनयू छात्र उमर खालिद, एक्टिविस्ट गौतम नवलखा और फादर स्टैन स्वामी जैसे लोग शामिल हुए। रैली के अगले दिन यानी 1 जनवरी 2018 को लाखों की तादाद में दलित भीमा कोरेगांव में युद्ध की बरसी मनाने विजय स्तंभ पहुंचे और तभी वहां पर हिंसा शुरू हो गई। कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों और स्थानीय लोगों में पथराव हुआ, कई वाहनों को आग लगाई गई, एक व्यक्ति की मौत और कई जख्मी। इसके बाद महाराष्ट्र के कई और हिस्सों में भी हिंसा भड़क गई। चश्मदीदों की गवाही के आधार पर 2 जनवरी 2018 को पुणे के पिंपरी थाने में केस दर्ज हुआ। इसमें संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया गया। ये दोनों हिंदुत्ववादी नेता हैं और लंबे वक्त से महाराष्ट्र में सक्रिय हैं। 8 जनवरी को पुणे पुलिस ने एक और केस दर्ज किया। पुणे के तुषार रमेश दामगोड़े नाम के आदमी ने यह एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस को बताया कि एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उसे एल्गार परिषद कार्यक्रम की जानकारी मिली। वो कार्यक्रम में शामिल हुआ जिसमें भड़काऊ भाषणबाजी हो रही थी। इस एफआईआर के आधार पर पुलिस ने 31 दिसंबर 2017 के कार्यक्रम में शामिल नेताओं पर कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने इस कार्यक्रम को माओवादी गतिविधियों का हिस्सा बताया। इसके बाद पुलिस ने धड़ाधड़ गिरफ्तारियां और तलाशियां की। अप्रैल 2018 में नागपुर में वकील सुरेंद्र गाडलिंग के घर में तलाशी हुई। दिल्ली में एक्टिविस्ट रोना विल्सन के घर में तलाशी चली। मुंबई में एक्टिविस्ट सुधीर धवले के घर को पुलिस ने छान मारा। भीमा कोरेगांव में हिंसा भड़काने से संबंधित दस्तावेजों को खोजने के नाम पर यह तलाशी अभियान चले। ऐसे ही अभियान कई और सामाजिक कार्यकर्ताओं के यहाँ हुए। पुणे पुलिस ने इस केस में कुल 19 गिरफ्तारियां की, जिसमें से 9 मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। 5 को माओवादी पार्टी का अंडरग्राउंड सदस्य बताया गया, 4 पुणे के नागरिक और 1 मुंबई के। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं में कवि वारवरा राव, वकील सुधा भारद्वाज, वकील सुरेंद्र गाडलिंग, नागपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शोमा सेन जैसे नाम शामिल हैं। इन लोगों पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाया गया। माओवादियों से संबंध और हथियारों की सप्लाई के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का भी आरोप लगाया गया। इस मामले में पहली चार्जशीट नवंबर 2018 में दायर की गई, जिसमें 5 लोगों के नाम थे। सप्लीमेंट्री चार्जशीट फरवरी 2019 में दायर की गई, जिसमें कवि वरवरा राव, वकील सुधा भारद्वाज, एक्टिविस्ट अरुण फरेरिया और वर्नन गोंजाल्वेस के नाम थे। पुणे पुलिस ने 2 साल तक इस मामले की जांच की और फिर जनवरी 2020 में ये मामला NIA को सौंप दिया गया। NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आमतौर पर टेररिज्म या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच NIA को दी जाती है। NIA ने इस मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी की है। 9 अक्टूबर 2020 को NIA ने 8 लोगों के खिलाफ मुंबई की अदालत में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में NIA ने माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को बढ़ावा देने, हिंसा भड़काने, सरकार के खिलाफ गुस्सा भड़काने, विभिन्न समुदायों या धर्मों के बीच दुश्मनी बढ़ाने जैसे कई आरोप लगाए। चार्जशीट में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर आनंद तेलतुंबडे, सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा, दिल्ली विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हनी बाबू, कबीर कला मंच के 3 कलाकार सागर गोरखे, रमेश गायछोर और उनकी पत्नी ज्योति जगताप के नाम थे। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता फादर स्टैन स्वामी और मिलिंद तेलतुंबडे के खिलाफ भी चार्जशीट दायर की गई। NIA ने चार्जशीट में DU के प्रोफेसर हनी बाबू पर माओवादी गतिविधियों में शामिल रहने की बात लिखी। पिछले साल जुलाई में प्रोफेसर हनी बाबू को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबडे को गिरफ्तार किया गया। गौतम नवलखा की गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही गौतम नवलखा ने NIA के सामने आत्मसमर्पण किया था। नवलखा पर आरोप लगा कि उन्हें सरकार के खिलाफ बुद्धिजीवियों को एकजुट करने का काम दिया गया था। चार्जशीट के मुताबिक गौतम नवलखा के ISI से भी लिंक है। NIA ने 8 अक्टूबर 2020 को झारखंड से मानवाधिकार कार्यकर्ता स्टैन स्वामी को गिरफ्तार किया। वो ईसाई पादरी थे। स्टैन स्वामी झारखंड में अंडर ट्रायल कैदियों को छुड़ाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। इस बाबत उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की थीं, लेकिन NIA ने अपनी चार्जशीट में स्टैन स्वामी को माओवादी पार्टी का काडर बताया। चार्जशीट के मुताबिक स्वामी माओवादी पार्टी की गतिविधियों में लगातार शामिल थे।
पिछले साल स्टैन स्वामी को गिरफ्तार किया गया तो उनकी उम्र 83 साल थी। गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने कोर्ट से स्वामी की कस्टडी नहीं मांगी, न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जेल में उन्हें गिलास और सिपर तक नहीं दिए गए और इसके लिए उन्हें अदालत में याचिका लगानी पड़ी। पिछले साल नवंबर में उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि स्टैन स्वामी को पार्किंसन की बीमारी है, हाथ कांपते हैं, इसलिए गिलास और सिपर दिया जाए। इस पर कोर्ट ने एनआईए से जवाब मांगा। एनआईए ने जवाब देने में ही कई हफ्ते लगाए। फिर हेल्थ के ग्राउंड पर स्टैन स्वामी ने जमानत मांगी, लेकिन उनकी जमानत एनआईए कोर्ट ने कई बार खारिज कर दी। कल बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन सुनवाई के दौरान ही कोर्ट को बताया गया कि स्टैन स्वामी की मौत हो गई। गौतम नवलखा समेत कई कार्यकर्ता अभी भी जेल में हैं। गौतम नवलखा की जमानत अर्जी एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दी तो हाई कोर्ट में लगाई गई। हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी तो फिर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि वो स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर में कोई दखल नहीं देना चाहते। इस केस में सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए है। यूएपीए में जमानत मिलना मुश्किल होता है। अगर कोर्ट को प्राइमा फेसी लगता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ आरोप सही है तो जमानत नहीं दी जाती और इसी आधार पर सारे आरोपियों की जमानत पर एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने ये खारिज वाला फैसला दिया। इस केस को लेकर इसी साल फरवरी में अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर छपी थी, जिसमें अमेरिकी डिजिटल फॉरेंसिक फर्म के हवाले से दावा किया गया था कि भीमा कोरेगांव के आरोपियों के लैपटॉप हैक किए गए थे। कुछ दस्तावेज प्लांट करने के लिए एक्टिविस्ट रोना विल्सन का लैपटॉप हैक किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 22 भड़काऊ लेटर रोना विल्सन के लैपटॉप में डाले गए। तो इस तरह से केस में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत मिली है। दूसरी तरफ एक धड़ा यह भी कहता है कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में दर्ज पहली एफआईआर में सख्ती नहीं दिखाई गई। संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे के खिलाफ भी हिंसा भड़काने का केस दर्ज हुआ था, लेकिन वो गिरफ्तारी के बाद जल्द छूट गए। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार की जांच एजेंसियां कुछ खास लोगों पर ही ज्यादा सख्ती दिखा रही हैं? इन सवालों को जांच में निष्पक्षता से ही शांत किया जा सकता है। ये बात समझ में आती है कि एजेंसियों को किसी साजिश का पर्दाफाश करने में वक्त लग सकता है, लेकिन फिर एजेंसियों की जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जितना बड़ा दावा उन्होंने किया उसे वो अदालत में सिद्ध करें। भारत में तालिबान नहीं, लोकतंत्र के हिसाब से काम चलता है। एक देश के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन्हें हम आरोपी या अपराधी मानते हैं उनके भी जायज हक का ध्यान रखें। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।